हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है पानी के प्यार में खो जाना, हाइड्रोफिलिक। ओके, मतलब वाटर लविंग। वो अकेले आते हैं सब। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है। हम वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे एंड कूल करेंगे तो हमारा बन जाएगा। सो दोस्तों, मेटलर्जी के बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में पूरे हक के साथ पूरा भर दो गाइस, पूरा भरा हुआ रहना चाहिए, जिससे मुझे लगे यार अपने बच्चों को इस चैप्टर की बहुत ज्यादा मांग है। एंड नेक्स्ट चैप्टर गाइस मैं वो लेके आ जाऊंगा। और बताना चाहूंगा गाइस, ग्रेविटेशन इसके पहले जो मैंने बनाया जिसके नीचे आप लोगों ने मेटलर्जी की मांग की थी, अगर जिन बच्चों ने वो ग्रेविटेशन नहीं देखा, A few moments later. तो गाइस प्लीज जाके कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मैंने चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, प्लीज जाके देखो। एंड दोस्तों, हमने बाकी चैप्टर भी कुछ दिनों पहले ही बनाया हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से आके देख के बाकी चैप्टर को भी खत्म कर सकते हैं। साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, लैंग्वेजेस, एसएसटी, सब कुछ गाइस जीटी पे सब कुछ मिलेगा। बस भाई आओ कभी यहाँ और अच्छे से पढ़ो मजेदार तरीके से। प्लेलिस्ट जाके चेक करो और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें मैं डाल देता हूँ, जो चीजें नहीं मिलती प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। एंड गाइस, इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूँ 2000, प्रदीप सर के लिए इतना पूरा जरूर कर दोगे। एंड गाइस, वीडियो पे 1000 कमेंट गाइस, जो मांग करना है फटाफट फटाफट कर दो कि वो मांग मैं पूरी कर दूं। बताना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम में जीटी 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट देता है एंड बच्चों की तरफ से भी वही प्यार मिलता है। तो गाइस, एनालिटिकल पे मुझे दिखना चाहिए जो बच्चा, जितने बच्चे विजिट कर रहे हैं, हर बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जा रहे हैं, जिससे गाइस जीटी के हर टीचर्स के अंदर एक मोटिवेशन आएगा। एंड भाई दिन रात हर साल की तरह इस बार भी हम लोग आप लोगों के लिए पूरी तरह से उतर जाएंगे गाइस। तो मेटलर्जी चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। और बताना चाहूंगा गाइस, आज हमारा पंच के बादशाह को शाम को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, पहला लेक्चर है। सो गाइस फटाफट फटाफट जुड़ जाओ, आ जाओ मैदान के अंदर, तैयार हो जाओ गाइस मेटलर्जी। सो सबसे पहले गाइस, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो कुछ पॉइंट्स बस याद रखना है। सो सबसे पहली बात तो गाइस बता देना चाहूँ, ये वीडियो मैं कम से कम टाइम में खत्म करना चाहता हूं, जिससे गाइस इतना बस आपने देख लिया, आपका एग्जाम में इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। पर किसी को बहुत ज्यादा डिटेल में देखना समझना है तो मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए, बट गाइस कोई मतलब नहीं बनता, बस ये वीडियो इनफ है, इनफ टू इनफ है, इससे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है अगर आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हो। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा, मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं कुछ केसेस को छोड़ के, नॉन मेटल जनरली गैसेस स्टेट में मिलते हैं कुछ केसेस को छोड़ के। मेटल के अंदर लश्यर प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल के अंदर लश्यर प्रॉपर्टी नहीं होती। इसके बाद गाइस, जो मेटल होता है उसके अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन मेटल के अंदर लो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद गाइस, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल के अंदर मेलाबिलिटी और डक्टिलिटी एंड सोनोरिटी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। इसके बाद गाइस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि एलिमेंट का एक ऐसा पार्ट जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, आप सभी को पता है वो पार्ट कौन सा होता है, मेटल। तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको कहा जाएगा, और उसका एक एग्जांपल जरूर लिखना। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल किसको कहा जाता है गाइस, मेटल को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसके रिएक्शन को देख के अरेंज करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। टोटल मेटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। एक हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं और लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो गाइस ये याद रखना। साथ में गाइस आपके बुक के अंदर ये जो फोटो दिया है, मैं बताना चाहूंगा प्लीज गाइस बुक भी खोल के रखो, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत पाउडर लगा दिया है, इसलिए बहुत ज्यादा गोरे दिख रहे हैं लोग, तो ये कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद गाइस, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूछी जाती है, ये भी ध्यान से सुन लो गाइस। ऐसा कंपाउंड जो प्लस और माइनस को लेके बना हुआ है, इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। मतलब कैटायन और एनायन को मिला के अगर कोई कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड के अंदर गाइस मैं बताना चाहूंगा, प्लस और माइनस, +5 -5, +5 -5 को मिला देंगे तो 0 होता है। उसी तरह से आयोनिक कंपाउंड भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है गाइस, और जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, और साथ में उसका एक प्रॉपर शेप होता है एंड स्मूथ होता है। इसके साथ ही गाइस कुछ चीजें और मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं सबके अंदर
अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए अलग अलग जो आयन का अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए अलग अलग शेप और साइज में हमें आयोनिक कंपाउंड मिलते हैं गाइस। अब बोलोगे सर अगर मैं आपको बताऊंगा कि आयोनिक कंपाउंड बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं कंपेयर टू अनदर बॉन्ड जो होते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, कोवेलेंट कंपाउंड हो गए, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने आयोनिक कंपाउंड होते हैं। ऐसा क्यों सर? अरे भाई वही बात है ना, प्लस और माइनस वाला। प्लस माइनस जब दोनों का मिलन होता है तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। समझदार को इशारा काफी होता है। समझ कर समझ को समझो, समझ में मेरी समझ है, समझ कर जो ना समझा मेरी समझ वो ना समझे। बोलो वाह वाह। सो गाइस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे से मिलते हैं तो गाइस इसीलिए ये जो होता है कंपाउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई होता है गाइस। इतनी सब चीजें मैंने बता दी और साथ में ये हार्ड और ब्रिटल भी होता है, यही चीजें फिर से लिखिए। अब मेटलर्जी का मतलब क्या होता है गाइस? मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ओर में से और साथ में उसको प्यूरिफाई करना खुद के यूज के लिए, इसी को हम मेटलर्जी कहते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर एंड देयर प्यूरिफिकेशन फॉर द यूज इज कॉल्ड मेटलर्जी। एक्सट्रैक्ट करना किसमें से, खुद से क्वेश्चन पूछो, ओर से, साथ में उसको प्यूरिफाई करना खुद के यूजेस के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। प्यूरिफाई करना और एक्सट्रैक्ट करना, इसी को मेटलर्जी कहते हैं। जनरली गाइस मेटल जो होते हैं टोटल दो स्टेज में मिलते हैं, एक फ्री स्टेट, दूसरा कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट क्या होता है सर? क्या फ्री में मिलता है? नहीं भाई, फ्री स्टेट मतलब कि वो झुंड में नहीं आते, वो अकेले आते हैं सर। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है। झुंड में नहीं, अकेले आते हैं। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा फ्री स्टेट सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, ये झुंड में नहीं आते, मतलब बहुत सारे मिलके अलग अलग नहीं आते। कंबाइन स्टेट जो बहुत सारे एलिमेंट एक साथ कंबाइन होते हैं, जैसे एग्जांपल ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, CO3 कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, तो कंबाइन स्टेट में होते हैं। जैसे सल्फाइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, ओके, नाइट्रोजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, तो ये सब कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। बट सिल्वर ऑनली सिल्वर ही होता है, गोल्ड, प्लैटिनम ये पता चलता है यहाँ सिल्वर ये कहीं मिक्सिंग नहीं, उसको सेपरेट नहीं करना पड़ता। जैसे एग्जांपल में बताना चाहूंगा, एल्यूमिनियम जो आपके बुक के अंदर है, एल्यूमिनियम डायरेक्ट नहीं मिलता है, पहले दादाजी मिलते हैं। दादाजी मतलब कौन? ओर मतलब बॉक्साइड। पहले बॉक्साइड मिलता है, बॉक्साइड को हम पहले स्टेज में गेंज को, कचरों को अलग करते हैं, कचरों को अलग करके हमें एल्यूमिना मिलता है और एल्यूमिना के बाद एल्यूमिनियम मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ऐसा बोलता हूं, पहले दादाजी मतलब ओर कौन है? बॉक्साइड। इसके बाद पापा जी आते हैं, पापा जी मतलब कौन? एल्यूमिना, मतलब कचरों को अलग कर दिया। एल्यूमिना के बाद बेटे का जन्म होता है, बोलो तालियां बजाओ भाई, बेटा आ गया, मतलब एल्यूमिनियम। तो गाइस ये इसीलिए एल्यूमिनियम फ्री स्टेट में नहीं मिलता, कंबाइन स्टेट में मिलता है। अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आता है, झुंड में आता है, झुंड में आता है कौन? हमारा एल्यूमिनियम का ओर, जिसको क्या बोलते हैं? बॉक्साइड। ओके, अब चलते हैं कुछ डेफिनेशन। मिनरल्स का मतलब क्या होता है गाइस? जो बहुत सारे कंपाउंड ऑफ मेटल जो इंप्यूरिटीज के साथ नेचर में मिलते हैं उसको बोलते हैं मिनरल्स। और गाइस मेटल को हम लोग सेपरेट करते इकोनॉमिकली, खुद के फायदे के लिए जो सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, उसको ही हम ओर कहते हैं प्रॉफिट के लिए। गेंज का सिंपल सा मीनिंग बता देना चाहता हूं, मेटल के साथ जो इंप्यूरिटीज मिलती है उसी को गेंज कहते हैं। जैसे कौन कौन सा सॉइल हो गया, सैंड हो गया, रॉकी सब्सटेंस हो गए, ये सभी गेंज होता है। इसके बाद गाइस सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है गाइस? बहुत सिंपल सा मतलब है, गेंज को, कचरों को सेपरेट करना, इसी को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। गेंज को मैं जनरली डिफाइन करता हूँ, आजू बाजू बहुत सारे कचरे हैं, मतलब गेंज है, बहुत सारे अपने दोस्त भी कचरे टाइप के ही हैं गाइस। चलो अगला, तो हम किस तरह से कचरों को सेपरेट कर सकते हैं, गेंज को सेपरेट कर सकते हैं। उसमें पहला सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, इतना प्यार से बनाया ना गाइस, देख के प्यार हो जाएगा। विल फ्लैट टेबल मेथड, विल फ्लैट टेबल मेथड बस इतना ही पढ़ना है, ओके, इतना ही पढ़ना है। सबसे पहली बात, ये मेथड किस पे बेस है? तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? नैरो थीन वुडन रिफल आर यूज, लकड़ी के छोटे छोटे फल्ले इसके अंदर मिलते हैं, रिफल्स मिलते हैं। वुडन रिफल वाइब्रेट कंटिन्यूसली, जो रिफल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट होते रहते हैं। देन इसके बाद गाइस हम ऊपर से दादाजी को रिलीज करते हैं, मतलब ओर को रिलीज करते हैं। पाउडर ओर इज रिलीज फ्रॉम अपर साइड विथ वाटर, वाटर के साथ रिलीज करते हैं। अब जैसे ही हमने रिलीज किया तो उस ओर के अंदर दो चीजें होगी, एक गेंज होगा और दूसरा मिनरल्स होगा। जो गेंज होगा वो हल्का है और जो मिनरल्स है वो हैवी है। तो जो हल्का होगा वो वाटर के साथ आगे चला जाएगा और जो हैवी होगा ये रिफल्स के बीच में ब्लॉक होते हैं, होल होते हैं और इसमें फंस जाएगा
ओके ये फंस जाएगा और फंस के यहाँ जब ऐसे कंटिन्यूसली ऐसे ऐसा घूमता रहेगा तो उसमें फंस के आगे इकट्ठा हो जाएगा। तो बस यही लाइन लिखना, लाइटर गेज फ्लो विथ वाटर एंड हैवियर मिनरल गेट ब्लॉक बाय वुडन रिफल्स एंड सेपरेटेड। हो गया गाइस बहुत सिंपल तरीके से। इसके बाद गाइस हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है गाइस आपको ये दिख नहीं रहा होगा अच्छी तरीके से, बट गाइस मैं बोलूंगा साथ में बुक निकाल लो क्योंकि मेरे को भी थोड़ा चमकना है, इसको भी चमकना है, इसलिए हम दोनों मिलकर चमक रहे हैं। ये थोड़ा बहुत आपकी आंखों को नहीं दिख रहा होगा। हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड गाइस, ये मेथड ही पहला, दिस मेथड बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। क्यों ग्रेविटेशन यार? क्योंकि गाइस हैवी चीज नीचे चला जाता है और लाइटर चीज ऊपर चला जाता है, इसीलिए पहला पॉइंट तो यही। और इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से दिख रहा है, इट ओपन इन अ टैंक लाइक अ कंटेनर और टेपरिंग ऑन द लोअर साइड, नीचे टेपर किया हुआ है, देखो ये देखो। फिर इसके बाद पाउडर और हम लोग कहां से रिलीज करते हैं, अपर साइड ऑफ अ टैंक। देन इसके बाद गाइस इसमें वाटर आने का और वाटर जाने का दो साइड लिखा हुआ है, दो साइड दिया हुआ है। तो द टैंक हैज एन वाटर आउटलेट ऑन अपर साइड, वाटर आउटलेट कहां है, पानी के निकलने की जगह कहां है, अपर साइड में, एंड इनलेट ऑन लोअर साइड, जाने का नीचे से और आने का ऊपर से। हो गया। देन इसके बाद गाइस अब सिंपल सी बात है, जो हैवियर मिनरल्स है वो कहां कलेक्ट हो जाए, कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ टैंक, लाइटर गेंज सेपरेटेड बाय अपर साइड ऑफ अ टैंक, ऊपर इकट्ठा हो जाए गेंज और जो हैवियर मिनरल है वो नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। बस हो गया गाइस। इसके बाद गाइस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के अंदर मैं बताना चाहूंगा ये जो मेथड है जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, जिसके इसके अंदर कुछ ऐसे ओर होते हैं जिसके अंदर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने का नेचर होता है, और कुछ गेंज होते हैं और कुछ ऐसे नेचर वाले रहते हैं जिसके अंदर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने का नेचर होता है। और ऐसा अगर कुछ है तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करते हैं। तो ये मेथड किस पे बेस है, मैग्नेटिक नेचर पे बेस है। पाउडर ओर कहां से हम रिलीज करते हैं, अपर साइड ऑफ टू रोलर, ये देखो गाइस यहां से रिलीज करते हैं, यहां से रिलीज किया, और यहां दो रोलर है, एक रोलर हमारा मैग्नेटिक है और दूसरा हमारा नॉन मैग्नेटिक है। ये हमारा मैग्नेटिक रोलर है, ये नॉन मैग्नेटिक रोलर है, और साथ में यहाँ दो कलेक्टर है। एक कलेक्टर क्या करेगा, मैग्नेट जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है ऐसे मेटल को कलेक्ट करेगा, और एक कलेक्टर ऐसे मेटल को कलेक्ट करेगा जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए दो कलेक्टर यहाँ यूज किया गया। तो देखो कन्वेयर बेल्ट, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट आर सेपरेटेड। ये कन्वेयर बेल्ट है जो इस पे घूम रहा है, यही क्या करता है, जब हम इस पे से ओर को रिलीज करते हैं तो ये बेल्ट इस पे से बेल्ट पे ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं। तो जैसे ये स्पीड में आएगा तो ये क्या है, ये वाला रोलर मैग्नेटिक रोलर है। तो जिसके अंदर अगर जैसे आयरन है, आयरन इसकी तरफ क्या चिपक जाएगा ना, चिपकने के साथ ऐसे ऐसे इसके साथ ऐसे चिपका हुआ रहेगा, और जैसे ही ये मैग्नेट का पावर हटा, ये इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। और इसके साथ ही कुछ और इंग्रेडिएंट है जो नॉन मैग्नेटिक है, तो वो अगर ये स्पीड में आएगा तो सिंपल सी बात, अगर स्पीड में कोई आएगा तो दूर ही गिरेगा ना, क्योंकि वो मैग्नेटिक नेचर तो है नहीं, वो इसके साथ चिपक तो रहा नहीं, तो आगे गिरेगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सो गाइस इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा ये एक एग्जांपल है जो हो बहुत प्यारा है, कैसेट्राइट। कैसेट्राइट एक ऐसा ओर है जो टीन का ओर है, किसका ओर है, टीन का। और कभी कभार एमसीक्यू में पूछा जाता है कैसेट्राइट इज ए टीन ओर। ओके, टीन का अगर आपसे कोई पूछे कि टीन के दादाजी का नाम क्या है तो बोलना कैसेट्राइट। और कैसेट्राइट के अंदर दो इंग्रेडिएंट होते हैं, एक मैग्नेटिक, दूसरा नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट का नाम होता है स्टेनिंग ऑक्साइड, और मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट का नाम होता है फेरस टंगस्टन। गाइस ये आपको याद होना चाहिए। और ये दोनों को हम लोग सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, बस इतना ही। इसके बाद गाइस फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, गाइस इसके अंदर आपके डर का फायदा उठाया जाता है, आप जिससे डरते हो ना उसी का फायदा उठाया जाता है। तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, फोर्थ मतलब फोम ऊपर फ्लोट होता है और इसी का फायदा उठाया जाता है गाइस। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, मैं सिंपल सी बात बता देना चाहता हूं। इसके अंदर गाइस जनरली अगर आप देखोगे तो आपको मेटल सल्फाइड, एक हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है पानी के प्यार में खो जाना, हाइड्रोफिलिक, ओके, मतलब वाटर लविंग। देन इसके बाद एक हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर, बोलते हैं ना मुझे इस चीज का फोबिया है, मुझे इस चीज का डर लगता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ओके, मतलब पानी से डर लगना, तो फोबिया मतलब किसी चीज का डर लगना। तो गाइस इसके अंदर जो मेटल ऑक्सल्फाइड होता है, मेटल सल्फाइड, उसको हाइड्रोफोबिया है, मतलब वो पानी से डरता है, तो पानी से दूर हो जाएगा। और जो गेंज होता है, इसके अंदर जो कचरा होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वो पानी के प्यार में खो जाता है, मतलब वो वाटर लविंग होता है, मतलब वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हो, मेटल सल्फाइड इक्वल टू हाइड्रोफोबिक एंड गेंज इक्वल टू वाटर लविंग, प्यार
पानी के प्यार में खो जाना। और इसी का फायदा उठा के हम लोग क्या करते हैं, मेटल सल्फाइड को अलग कर देते हैं और जो हमारा गेंज है उसको सेपरेट कर देते हैं। सो गाइस इसके अंदर आप देखना चाहोगे, थोड़ा मैं अगर बताना चाहूँ, थोड़ा इसको बड़ा सा कर दूं, मैं थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूं, ये देखो, अगर अभी भी नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज आप बुक निकाल सकते हो गाइस। आपको ये टैंक दिखाई दे रहा है, ये हमारा एगिटेटर है, यहाँ से हम एयर का सप्लाई करते हैं और साथ में हम लोग इसके अंदर वाटर डालते हैं, साथ में फाइन ऑयल डालते हैं, मतलब यूकलिप्टस ऑयल भी डालते हैं। यूकलिप्टस ऑयल क्यों डालते हैं, जैसी एगिटेटर है ऐसा मिक्स करने के लिए, ऐसे ऐसे हम लोग एगिटेटर को जब हम घुमाएंगे घुमाएंगे तो घुमाने के बाद क्या होगा कि अंदर फोम बनेगा, झाग बनेगा, और झाग और ऑयल ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि गाइस आप सभी को पता है जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी लो होती है कंपेयर टू वाटर, तो ऑयल ऊपर हो जाएगा एंड वाटर नीचे हो जाएगा। तो अभी ऑयल ऊपर हो गया, वाटर नीचे हो गया। मेटल सल्फाइड क्या था, मेटल सल्फाइड को हाइड्रोफोबिया था, पानी से डरता था, तो मेटल सल्फाइड नीचे नहीं जाएगा, कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जो गेंज है, गेंज कहां चला जाएगा, नीचे, क्योंकि पानी वाटर नीचे है तो नीचे कौन इकट्ठा होगा, अरे सर नीचे गेंज इकट्ठा होगा, तो नीचे गेंज इकट्ठा हो जाएगा। और ऊपर कौन इकट्ठा हो जाएगा, ऊपर मेरे दोस्त कौन इकट्ठा हो जाएगा, ऊपर हमारा इकट्ठा हो जाएगा मेटल सल्फाइड। इस तरह से मेटल सल्फाइड अलग और गेंज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो गाइस पूरी पॉइंट्स हमने यहाँ वही चीजें लिखी हो एकदम सिंपल तरीके से। मेटल सल्फाइड और हाइड्रोफोबिक इन नेचर, जैसे एगिटेटर को हम लोग घुमाते हैं तो क्या होता है, एगिटेटर के कारण ऊपर फोम बन जाता है, और फोम बनने के कारण ऊपर क्या मेटल सल्फाइड ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और जो हमारा गेंज है वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा। तो बस यही पॉइंट लिखना है, देखो इतना सिंपल सा। इसके बाद गाइस लीचिंग, लीचिंग गाइस बहुत सिंपल है। लीचिंग में क्या होता है पता है, ओर को हम लोग सर्टन सॉल्यूशन के अंदर, एक सर्टन सॉल्यूशन के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं, और जो टेम्परेचर होता है वो भी हाई रखते हैं, प्रेशर भी हाई रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे मैंने ओर उस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो जो गेंज होता है उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, ऊपर फ्लोट होता रहता है, सॉल्यूशन के ऊपर फ्लोट होता रहता है। तो इजीली हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज करके उस गेंज को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और अंदर हमारा क्या बच जाता है, वो बाकी मिनरल्स हमारे अंदर बच जाते हैं और गेंज क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बताना चाहूंगा कि एल्यूमिनियम में भी पहला स्टेप, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने का जो पहला प्रोसेस है वो लीचिंग है। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ओर को डाल के रखते हैं। ओर मतलब एल्यूमिनियम का ओर कौन सा था, बॉक्साइड, बॉक्साइड को डाल के रखते हैं कुछ घंटे के लिए, जिसके कारण क्या होता है, गेंज उसमें से अलग हो जाता है और बाकी चीजें हमें उसके अंदर मिलती है, क्योंकि गेंज डिसॉल्व नहीं होता। गेंज डिसॉल्व नहीं तो गेंज को हम इजिली क्या कर लेते, सेपरेट कर लेते थे। तो लॉन्ग टाइम तक किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ओर को रखने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। ओके, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये बहुत डेंजर लग रहा है, चलो आ जाओ सिंपल, बस इतने ही पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहले एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल, जो एल्यूमिनियम है बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए गाइस जो फ्री स्टेट में नहीं मिलता, वो झुंड में आता है। और एल्यूमिनियम के दादाजी का नाम क्या है, अरे सर बॉक्साइड नाम है, अभी आपने बताया। अगर मैं उसके फॉर्मूले की बात करूं तो Al2O3 होता है, यहाँ 3 लिखा नहीं है, मैं 3 लिख देता हूं, आपको बता देना चाहिए। क्या हो गया भाई, नजर लग गई, ओके एक मिनट, हाँ चलो काम नहीं कर रहा है मैं तब तक ये, तो Al2O3 है गाइस, याद रखो, यहाँ 3 लिखा नहीं है, वहां देखो वहां है Al2O3, अच्छा ये है Al2O3, हाँ इसको कलर को चेंज करो, ये 3 Al2O3.NH2O, ये याद रखना। तो जो गाइस ये Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम के दादाजी, मैंने बताया एल्यूमिनियम के दादाजी मतलब ओर का नाम है बॉक्साइड। सबसे पहले गेंज को सेपरेट करके हम लोग बनाएंगे एल्यूमिना, एल्यूमिना के बाद एक और प्रोसेस है हमारा, ओके, उससे हम लोग बनाएंगे एल्यूमिनियम। ध्यान देना, इसके अंदर गाइस 2 टाइप के प्रोसेस हैं जिससे हम लोग गेंज को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। एक हमारा बेयर प्रोसेस और दूसरा हॉल प्रोसेस, दोनों बताऊंगा, एकदम ध्यान से सुना पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले जो बॉक्साइड है दादाजी, उसके अंदर 30 to 70%, 30 देखो इसके अंदर बहुत ज्यादा मक्खी उड़ रहा है, 30 to 70% हमारा एल्यूमिना होता है, मतलब पापा, दादाजी कौन है बॉक्साइड, पापा कौन है एल्यूमिना, और बेटा कौन है एल्यूमिनियम मतलब Al। तो 30 to 70% एल्यूमिना होता है और बाकी सब क्या होता है, गेंज होता है। गेंज के अंदर क्या क्या होता है, सैंड होता है, सिलिका होता है और आयरन ऑक्साइड होता है। ओके, ये गेंज के अंदर होता है। तो पहला स्टेप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने का पहला स्टेप जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड और मतलब बॉक्साइड में से गेंज को सेपरेट करने का पहला प्रोसेस। तो गाइस पहला हम लोग क्या करते हैं, मैंने अभी बताया था, सबसे पहले हम लीचिंग प्रोसेस करते हैं। लीचिंग प्रोसेस करना मतलब हम लोग ओर को एक सर्टेन सॉल्यूशन के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं। तो देखो गाइस, ये हमारा बॉक्साइड और
bauxite ore is dissolved into a sodium hydroxide at 140 to 150 degrees Celsius under high pressure for 2 to 8 hours। मतलब बॉक्साइट ओर को हम किसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। कितने घंटे के लिए, कितने टेम्परेचर देते हैं, 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रखते हैं और कितने घंटे के लिए, 2 to 8 आवर टू फॉर्म अ सोडियम एल्यूमिनेट। भाई ये एकदम सिंपल सा मैंने बता दिया। और सोडियम एल्यूमिनेट को हम लोग क्या, जो ये देखो NaAl2 बना, मैंने बोला रिएक्शन की प्रैक्टिस आपको करनी तो करनी ही पड़ेगी। दिस सोडियम एल्यूमिनेट डिसॉल्व इनटू अ वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं एंड कूल्ड अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। देखो 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस था ना, तो उसको कूल करना कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। तो सोडियम एल्यूमिनेट डिसॉल्व इनटू अ वाटर कूल्ड अप टू अ 50 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म अ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे एंड कूल करेंगे, तो हमारा बन जाएगा ये वाला Al2O3, मतलब एल्यूमिना, टू फॉर्म एल्यूमिना। तो हमें एक्सट्रैक्शन पहला वाला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड ओर में बस ये एल्यूमिना ही बनाना है। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, कूल करेंगे और हमारा बन जाएगा एल्यूमिना, जिसका फॉर्मूला था Al2O3। सर पर ये कौन सा प्रोसेस है? सर आपने बोला दो प्रोसेस है, बेयर प्रोसेस और होल प्रोसेस। तो गाइस जो मैंने अभी बताया, जिसके अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, ये हमारा बेयर प्रोसेस है। बस ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस करके हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लेते हैं, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहा हूं मैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर लेते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज गाइस बुक ही निकाल सकते हो। देखो फिर से, देखो वैसा ही है। तो बॉक्साइट ओर को अगर मैं Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट के अंदर मैं डिसॉल्व करता हूं, टू फॉर्म में देखो वही बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है। और ये सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर में से जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करूंगा तो देखो गाइस क्या बनता है, वही बनता है क्या बनता है, ये देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2O3 Al2OH3। इसमें भी उसमें भी यही बना था ना, बस इसके अंदर अलग क्या है, इसके अंदर हमने बॉक्साइट ओर को किसमें डिसॉल्व किया, सोडियम कार्बोनेट के अंदर, Na2CO3 के अंदर। जैसे ही डिसॉल्व किया क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट। और सोडियम एल्यूमिनेट में से हमने क्या पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही पास किया तो क्या बन गया, वही बना, क्या बना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हमने वॉश किया, ड्राई किया, कूल किया, क्या बन गया हमारा, क्या बन गया हमारा, एल्यूमिना बन गया। तो गाइस अगर होल प्रोसेस आया तो बस ये याद रखना कि यहां बस सोडियम कार्बोनेट करना है और सोडियम कार्बोनेट से हमारा बन जाएगा, बनेगा वही सोडियम एल्यूमिनेट। और ये सोडियम एल्यूमिनेट से कार्बन डाइऑक्साइड पास करना है, फिर वही सेम बनेगा, क्या बनेगा हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। और इसी को वॉश करना है, ड्राई करना है, कूल करना है और हमारा बन जाएगा एल्यूमिना, मतलब Al2O3। ओके, तो देखो गाइस, और ये जो प्रोसेस हो जाएगा वो प्रोसेस, बाकी सब ऊपर का सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम, बस लीचिंग प्रोसेस में इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज नहीं होगा, वहां क्या यूज होगा, वहां सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यूज होगा। बाकी बनेगा सब कुछ सेम, बस सोडियम एल्यूमिनेट जो बना, जिस उसमें से हम क्या पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, कूल करेंगे और हमारा एल्यूमिना बन जाएगा। एल्यूमिना की तरह Al2O3 बन जाएगा, ये देखो। ओके, तो गाइस यही तो है भाई कॉन्सेंट्रेशन बॉक्साइड और एल्यूमिना तो बन गया। अरे सर दादाजी में से हमने बेटा बना दिया, अरे बेटा नहीं, हाँ पापा बना दिया, अब बेटा बनाना बाकी है। बेटा हम कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। यहां बहुत डेंजर लग रहा है ना, अब देखो ये याद रखो, ये देखो ये वाले पॉइंट याद रखो कि आपके लिए चीजें सिंपल हो जाएगी। अब हमने क्या किया, उस एल्यूमिना को इस स्टील टैंक के अंदर डाला। अब जो गाइस जो हमने एल्यूमिना डाला है उसका मेल्टिंग पॉइंट मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मुझे उसको मेल्ट करना तो कितना टेम्परेचर चाहिए, 2000 डिग्री सेल्सियस। जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला। तो इसीलिए गाइस मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इसमें कहां लिखा हुआ है मैं बताना चाहूँ, फिलोसफर कहां लिखा हुआ है, हाँ ये देखो क्रेओलाइड एंड फिलोसफर, ये देखो क्रेओलाइड एंड फिलोसफर। मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस हम लोग यूज करते हैं क्रेओलाइड एंड फिलोसफर। जैसे ही क्रेओलाइड एंड फिलोसफर यूज करते हैं वैसे 2000 डिग्री से ये 1000 डिग्री तक रिड्यूस हो जाता है। एंड 2000 से 1000 तक रिड्यूस होने के बाद गाइस
ये टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। देखो 2000 का है, 1000 डिग्री सेल्सियस का है। अब गाइस हम क्या करेंगे, इतनी चीजें मैंने बता दी। हमने क्या क्या बोला, एल्यूमिना को मैंने इस टैंक के अंदर डाल दिया। इस टैंक के अंदर डालने के बाद यहां देखो गाइस, ये जो है ये टैंक का इनर साइड, ये जो इनर साइड है ये बिहेव एज अ कैथोड, और ये जो रॉड है ये बिहेव एज अ एनोड। अभी हमने क्या देखा था, बस ये खुद से बना सकते हो Al2O3। तो गाइस इसके अंदर हमें बस Al चाहिए, Al चाहिए। तो ये दोनों को सेपरेट करना है ना, अलग अलग करना है, अलग अलग करना है। तो बस दिमाग से काम करो। तो इसके अंदर इनर साइड ऑफ अ टैंक और ग्रेफाइट लाइनिंग बिहेव एज अ कैथोड, ये खुद से लिख सकते हो, एंड ग्रेफाइट रॉड इज बिहेव एज अ एनोड। ओके, हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। फिर इसके बाद जैसे ही when we pass electric current through a solution, सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, और हमने क्या ऐड किया इस सॉल्यूशन के अंदर, क्रियोलाइट एंड फ्लोस पर। क्यों ऐड किया, क्योंकि ये रिड्यूस हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट भी ऐड कर दिया। फिर इसके बाद गए, जैसे ही हमने ऐड किया तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जैसी इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई किया, एल्यूमिनियम हैवियर है, तो ये कहां कलेक्ट हो जाएगा, एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कलेक्ट हो गया। और जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड, एल्यूमिनियम कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ टैंक एंड ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड। और बार बार यहां से ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होने के कारण इस पे बार बार ये कार्बन का रॉड होता है, और बार बार यहां ऑक्सीजन आने के कारण गाइस यहाँ क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। इसीलिए गाइस ये रॉड को बार बार क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वहां से बार बार लिबरेट कौन होता है, ऑक्सीजन। क्योंकि ये एल्यूमिना है ना, एल्यूमिना में से हमें O हटाना और Al हटाना है। तो O कहां से लिबरेट होगा, O लिबरेटेड एट एनोड एंड एल्यूमिनियम हैवियर है, इसलिए कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक। बस इतना पॉइंट याद रखना चाहिए। यहां लिखा था देखो, फिलोस्फर एंड क्रियोलाइट, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, लोअर मेल्टिंग पॉइंट के लिए डिक्रीजेस अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस, वी यूज क्रियोलाइट एंड फिलोस्फर। बस ये इतने पॉइंट्स बस गाइस आपको लिखना है। और साथ में गाइस आपको ये वाला एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे आपको मैंने बताया ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन लेता है ना, जो चीजें ऑक्सीजन को गेन करता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। एंड गाइस यहां से रिलीज किया जा रहा है। ओके, एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम कुछ एक्स्ट्रा था ना, तो एल्यूमिनियम अगर जो चीजें रिड्यूस करता है, देखो ऊपर Al2O3 था, तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम क्या मेटल है, और मेटल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया, लूज किया, और लूज करके ओनली एल्यूमिनियम बन गया। इसलिए देखो इसके ऊपर 3+ लिखा हुआ है, प्लस पता चल गया मेटल है। मेटल का नेचर क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल हो जाता है, इसलिए इस पे रिड्यूस। देखो जब इलेक्ट्रॉन को लूज भी किया जाता है तो भी उसको रिडक्शन कहा जाता है। ये आगे जाके आप पढ़ोगे, अभी बस आप ये पढ़ते हो। ऑक्सीजन को अगर गेन करेंगे तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन को अगर लूज करेंगे तो रिडक्शन है। बट आगे जाके पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन को लेके जब 11-12 में जाओगे। बट गाइस बस ये रिएक्शन आपको याद रखना है। ओके, तो ये चीजें मैंने बता दी। अब आगे चलते हैं। अगला रोस्टिंग, भाई कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा। देखो दोनों में अगर आप ध्यान रखोगे, सल्फाइड और आर स्ट्रांगली हीटेड टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू ऑक्साइड, दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। अब देखो कुछ यहाँ अंडरलाइन करता हूं, याद करने के लिए आपको अच्छा रहेगा। देखो स्ट्रांगली हीटेड इन एयर, और यहां क्या लिखा है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ओके, पहला यहाँ स्ट्रांगली हीटेड इन एयर है, यहाँ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है। या सल्फाइड और है जिसको हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैल्सिनेशन के अंदर कार्बोनेट और है जिसको हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप डिफरेंस अपने आप समझ में आ गया। सल्फाइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, स्ट्रांगली हीटेड इन एयर, एयर का सप्लाई ज्यादा दिया जाता है, और जिसके कारण वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ऑक्साइड में। यहां देखोगे यहाँ कार्बोनेट को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। बट गाइस यहाँ एयर का जो सप्लाई होता है लिमिटेड होता है, कम होता है। और एक एक एग्जांपल आप लिख सकते हो प्यार से। ओके, देन इसके बाद कोरोजन। कोरोजन तो हर बच्चे को पता है, इस पर ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, फिर भी थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूं कि कोरोजन से जनरली बचाने के लिए हम लोग ग्रीसिंग यूज करते हैं, पेंटिंग यूज करते हैं, ऑयलिंग यूज करते हैं, ये सब कोरोजन। रस्टिंग जो हमने 3rd चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। तो जनरली हम लोग जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं प्रिवेंशन के लिए, अपने घर में पेंट कर दिया, ऑयलिंग कर दिया, ग्रीसिंग कर दिया। बट गाइस और बहुत सारे मेथड यूज किया जाता है। गैल्वेनाइजिंग, बहुत सारे बच्चे इसको रट्टा मारते हैं। देखो यहाँ पॉइंट्स लिखा हुआ है, थीन लेयर ऑफ जिंक। अगर आयरन और स्टील पे जिंक का थीन लेयर अगर चढ़ा दिया जाएगा, मान लो ये आयरन है, आयरन अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो चीज ऑक्सीडाइज होती है कोरोजन वही होता है। इसलिए कोरोजन से बचाने, ऑक्सीजन से बचाने के लिए, ऑक्सीजन से डायरेक्ट बचाने के लिए हम इस आयरन पे, इस लोहे के ऊपर
हम लोग एक जिंक की लेयर चढ़ा देंगे। तो अगर ऑक्सीजन आएगा तो भाई पहले से मेरे से लड़ना पड़ेगा, पहले मेरे से लड़ना पड़ेगा। मैं कौन हूं? जिंक हूं। जब मेरे लाश पे से गुजरना पड़ेगा तेरे को, पहले मेरे लाश पे से गुजर, फिर इसके बाद मेरे भाई से मिल। भाई से मतलब कौन? आयरन। तो उसके ऊपर किसका लेयर चढ़ाया जाता है? थिन लेयर ऑफ जिंक। किसके ऊपर? आयरन और स्टील। और इसी को हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। बट गाइस आप देखोगे बहुत कुछ ही महीनों के बाद ये क्या होता है, जो जिंक का लेयर हट जाता है और आयरन और स्टील डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए कोरोजन हो जाता है। जैसे आपने पीन देखा होगा, पीन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है, बट कुछ दिनों के बाद रेनी सीजन में जनरली आप देखोगे कि वो लेयर निकल जाता है, और लेयर निकल के बाद आयरन और स्टील डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। किसके कॉन्टेक्ट में? ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में। और आयरन में आप कोरोजन देखोगे। टिनिंग के नाम से पता चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं? टीन को पिघला के किसके ऊपर? मेटल के ऊपर डिपोजिट कर देते हैं। मेटल के ऊपर थीन लेयर ऑफ टीन को डिपोजिट करना। और जनरली गाइस अगर मैं बताना चाहूँ, कॉपर और ब्रास, ये मेटल की बात कर रहे हैं, कॉपर वेसल्स और ब्रास वेसल्स जो होते हैं उनके ऊपर हम टीन के लेयर को क्या करते हैं? डिपोजिट कर। ये हमारा कॉपर और वेसल, कॉपर और ब्रास का वेसल्स, बर्तन उसके, और उसके ऊपर हमने किसका लेयर चढ़ा दिया? टीन का लेयर चढ़ा दिया। इसी को हम टिनिंग कहते हैं। इसके बाद एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग बहुत सिंपल है, इस नाम में ही काम छिपा हुआ है। अभी अभी आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन कहां से लिबरेट हो रहा है। अरे सर ऑक्सीजन आपने बताया था रॉड एनोड रहता है, ग्रेफाइट लाइनिंग कैथोड होता है। तो जो एनोड वाला रॉड होता है वहां से ऑक्सीजन लिबरेट होता रहता है। तो सेम गाइस, इसमें ना दुश्मन को ही दोस्त बना लिया। अगर आपको जिस चीज से डर लग रहा है उसी को अपना प्यार बना लो ना यार, तो डर अपने आप खत्म हो जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। यहाँ वही काम किया जाता है। क्या किया जाता है पता है? देखो गाइस, आपको एनोड उसको पूरा स्प्लिट करोगे ना तो उसके नाम से ही आपको याद हो जाएगा। एनोड। तो एनोड पे हमें जिसको बचाना है, जिसको बचाना, जैसे एग्जांपल एल्यूमिनियम को बचाना है तो हम लोग उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। क्या करते हैं? मान लो ये देखो, ये वाला कैथोड वाला पार्ट, अब हमें जिसको बचाना है उसको हमने यहां लटका दिया, और ये हमारा हो गया, सॉरी ये हमारा कैथोड वाला पार्ट और ये एनोड वाला पार्ट। अब जैसे इसके अंदर रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद जो ऑक्सीजन होता है वो कहां से लिबरेट होता है? एनोड पे से लिबरेट होता है। पर एनोड पे मैंने क्या लगा के रखा है? एनोड पे मैंने एल्यूमिनियम को ही लगा के रखा हुआ है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो कहां से लिबरेट होगा? ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एल्यूमिनियम, इट कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और जब वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया तो भाई अगर जिस चीज से आप देखो, प्लस के प्लस प्लस थोड़ी जाएगा, प्लस से प्लस दूर भागता है ना, माइनस के पास माइनस थोड़ी जाता है, दूर जाता है ना। तो एल्यूमिनियम के ऊपर मैंने ऑक्सीजन पहले से ही लगा के रखा है, तो ऑक्सीजन क्या आएगा? समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीडाइज प्रोसेस के अंदर यही होता है कि जिसको मुझे प्रोटेक्शन देना है ऑक्सीजन से, उसके ऊपर ऑक्सीजन का लेयर ही चढ़ा दो। ऑक्सीजन का लेयर चढ़ा दो बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके रिएक्शन सॉल्यूशन के अंदर डाल के उसके अंदर से ऑक्सीजन रिलीज होता है। और ये ऑक्सीजन कहां से रिलीज होता है? एट एनोड। एनोड पे कौन है? एल्यूमिनियम, एंड देन एल्यूमिनियम कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसीलिए और वो प्रोटेक्शन उसको मिल जाता है क्योंकि ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का लेयर ही चढ़ा दिया ना तो ऑक्सीजन से बच ही जाएगा। इसीलिए गाइस ये वाला प्रोसेस एनोडाइजिंग एनोड नाम से समझ लो, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखो इस लेस रिएक्टिव इज प्लेटेड विथ मोर रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव मेटल इज कोटेड ऑन मोर रिएक्टिव मेटल। अब मान लो ये वाला जो है ज्यादा रिएक्टिव है, अगर मैं जैसी रखूंगा वैसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसके ऊपर लेस रिएक्टिव का लेयर चढ़ा दूं, अब ये बच गया, इसने रेनकोट पहन लिया भाई। पहले किससे लड़ना पड़ेगा? भाई से लड़ना पड़ेगा, भाई से। मान लो पीछे एक सरफेस है जो मोर रिएक्टिव है, मैंने उसको छुपा लिया, मैं लेस रिएक्टिव, जल्दी नहीं मिलता हूं, पहले मेरे से मिलना पड़ेगा फिर उससे मिल। तो अगर ऑक्सीजन आएगा तो पहले मेरे से मिलना पड़ेगा ना, तो मैं लेस रिएक्टिव, जल्दी रिएक्ट नहीं हो रहा हूं, पीछे मोर रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव मेटल इज प्लेटेड ऑन मोर रिएक्टिव मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर प्लेटेड किया जाता है। जैसे आपने गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट का नाम सुना होगा भाई, अपनी जिंदगी में तो वही है भाई, पानी चढ़ाया हुआ गहना ही हम देते हैं सबको गिफ्ट में भाई। जिसके पास मैंने जिसको गिफ्ट दिया ना, समझ लेना वो प्लेटेड ही है, समझ में आया?
तो यही है, स्पून हो गया, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स हो गए, ये सभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एग्जांपल है। अलॉइंग गाइस, अलॉइंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो इसका डेफिनेशन ये देखो बहुत सिंपल सा है। द होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म द मिक्सिंग मेटल विथ अदर मेटल और नॉन मेटल विथ नॉन मेटल इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन टू फॉर्म अलॉयज। जैसे एग्जांपल में बताना चाहूंगा, मान लो सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन, मतलब जितने भी हीरो हैं, सब हीरो में से कुछ अच्छा सा ऐसा निकालते हैं, अच्छी क्वालिटी, सब में से कुछ अच्छी क्वालिटी निकालते और अच्छी क्वालिटी निकाल के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो सभी से सुपीरियर होगा। ये अच्छा डांस कर सकता है, ये अच्छा सिंगिंग कर सकता है, ये अच्छा एक्टिंग कर सकता है, तो सभी में से निकाल के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो सबसे सुपीरियर होगा इन सबसे। मान लो कैटरीना कैफ हो गया, आलिया भट्ट हो गई, और कौन सी हीरोइन, ज्यादा नाम मेरे को नहीं पता है। तो जितने भी है समझ लो, सब में से अच्छा निकाल के एक नया बनाएंगे तो मस्त वाली हीरोइन बन जाएगी। वो इन सभी से ज्यादा अच्छी होगी हर तरह से। तो गाइस उसी तरह से हर मेटल, इस मेटल में से कुछ निकाला, इस मेटल में से कुछ निकाला, इस मेटल में से कुछ निकाला और मिक्स करके एक नया मेटल बना दिया जो सबसे सुपीरियर है। तो उस मेटल को हम क्या बोलते हैं? अलॉयज कहते हैं। तो मेटल विथ नॉन मेटल इन सर्टेन प्रोपोर्शन टू फॉर्म अलॉयज। जैसे एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गाइस ये ब्रोंज के बारे में, ब्रोंज भी एक अलॉय होता है। जनरली आपने ओलंपिक में ये नाम सुना होगा। इसके अंदर 90% ऑफ कॉपर होता है और 10% ऑफ टीन होता है। इसके बाद गाइस अगर मैं जनरली आप देखो ब्रोंज को सन और रेन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि भाई वो अलॉय है ना। इसके बाद अगला मैं थोड़ा और ऊपर आ जाऊं, स्टेनलेस स्टील मतलब एसएस, स्टेनलेस स्टील के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके अंदर गाइस मैं बताऊंगा 74% ऑफ आयरन होता है, 18% ऑफ क्रोमियम होता है और 8% ऑफ कार्बन होता है। ओके, तो गाइस बहुत सारे अलॉयज बन रहे हैं, पर ये जो आपकी बुक में दिया है ये आपको पढ़ के रखना है क्योंकि गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से सेशन में मैंने हर पार्ट बहुत बेहतरीन मजेदार तरीके से बहुत कम टाइम में ट्राई किया कि इसको खत्म करूं। इसके अलावा गाइस रिएक्शन तो एग्जाम में उतना है, पर फिर इससे रिलेटेड एक और छोटा सा वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर रिएक्शन को मैं कवर करूंगा। वो रिएक्शन बस 5 मिनट 2 मिनट का वीडियो होगा, बस 2 ही 3 रिएक्शन 4 रिएक्शन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, बस वो कर लोगे। वो भी कभी कभार नहीं आता, लगभग मैंने सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है। ओके, तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।